नमस्कार, आपको करने खबरदार हाजिर हूं मैं मीनाक्षी कंडवाल। खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करेंगे, जिसमें चुनावी नो बॉल फेंककर बच निकलने वाले नेताओं के खिलाफ आखिरकार चुनाव आयोग ने एक फ्री हिट लगाई है और इनको खामोश करने वाला ऐसा ऑर्डर दिया है जिससे अब उन नेताओं को कुछ ना कुछ डर तो जरूर रहेगा जो चुनावी नियम कायदों को किनारे रखकर वोट के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ चुनाव आयोग का आदेश ऐसा ही एक फैसला है जिसे काफी वक्त तक याद रखा जाएगा, जिन्होंने धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश की थी और इसी के लिए उनके खिलाफ चुनाव आयोग में पिछले हफ्ते शिकायत की गई थी। दरअसल आज चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे का बैन लगा दिया। 16 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक यानी 3 दिन वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक उन पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा। तब तक दूसरे चरण का मतदान हो चुका होगा। 3 दिन योगी आदित्यनाथ को सभा, रैली, रोड शो या फिर किसी भी तरह के इंटरव्यू की इजाजत नहीं है। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में भी चुनाव प्रचार से जुड़े उनके बयानों पर रोक लग गई है इस फैसले के साथ ही। लेकिन सिर्फ योगी तक ही यह बात सीमित नहीं, बल्कि इसी तरह से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे का बैन लगा दिया गया है। 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक यानी 2 दिन मायावती चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। 18 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक उन पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा। यह मायावती के लिए किस तरह से बड़ा झटका है और कैसे यह चुनाव पर असर डाल सकता है, इसकी बात तो हम आगे करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले में मायावती के लिए भी सभा, रैली, रोड शो या फिर किसी भी तरह के इंटरव्यू की इजाजत नहीं है। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में भी चुनाव प्रचार से जुड़े उनके बयानों पर रोक लग गई है। तो आइए सबसे पहले अब आपको हम योगी आदित्यनाथ के मामले के बारे में बताते हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने सख्त फैसला दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह मामला है 9 अप्रैल का मेरठ की रैली से जुड़ा हुआ, जिसमें हरा वायरस और बजरंग बली के संदर्भों और शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। इसी पर 11 अप्रैल को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। 13 अप्रैल को जवाब मिलने के बाद आज आयोग ने 72 घंटे के बैन वाला ऑर्डर दे दिया। चुनाव आयोग ने अपने इस ऑर्डर में कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनती है, यह जिम्मेदारी न सिर्फ संविधान, सेक्युलरिज्म की बुनियादी बातों के लिए है, बल्कि इसे अपनी सभाओं, रैलियों और भाषण में भी दिखाने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है। जिस भाषा और शैली का इस्तेमाल किया गया वो भड़काऊ है। ऐसी बोली समुदायों के बीच मतभेद या फिर नफरत को बढ़ाती है। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक आधार पर वोट मांगे, जो कि सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री योगी ने मेरठ की रैली में क्या कहा था, हम आपको फिर से दिखा देते हैं, जिस बयान पर उन पर 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार का बैन लगा है। सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पड़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल इन्होंने कह दिया है, ये लोग इस बात को मान चुके हैं कि बजरंग बली के अनुयायी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मंच पर जाकर के अली अली चिल्लाते हुए केवल एक हरा वायरस इस देश के डसने के लिए फिर से भेजना चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इस हरे वायरस की चपेट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाने की आवश्यकता नहीं। योगी आदित्यनाथ की यह बात बीएसपी अध्यक्ष मायावती के उस बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर थी जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है। उनको लेकर यह मामला 7 अप्रैल को सहारनपुर के देवबंद में हुई रैली से जुड़ा हुआ है, जिसमें मायावती ने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर वोट देने की बात कही थी। इस पर 11 अप्रैल को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। 12 अप्रैल को जवाब मिलने के बाद आज आयोग ने 48 घंटे के बैन वाला ऑर्डर पास कर दिया। चुनाव आयोग ने अपने इस ऑर्डर में यह कहा है कि मायावती ने माना कि उन्होंने गठबंधन के पक्ष में मुस्लिम समुदाय के एकजुट होने का जिक्र किया था,
इसी के साथ सच्चाई ये भी है कि सहारनपुर में बीएसपी की कैंडिडेट मुस्लिम समुदाय से ही हैं और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस बात को समुदायों के बीच मतभेद और नफरत फैलाने वाली माना है। एक वरिष्ठ नेता के तौर पर मायावती को इस तरह के बयान देने और ध्रुवीकरण करने से खुद को दूर रखना चाहिए था। धर्म के आधार पर वोट मांगने वाला ये बयान आचार संहिता का साफ उल्लंघन है। मायावती ने सहारनपुर के देवबंद की रैली में क्या कहा था जब वो गठबंधन की पहली साझा रैली में बोल रही थी, वो आपको फिर से दिखा देते हैं। और इस बयान को लेकर बहुत से राजनीतिक सवाल भी उठे, हंगामा भी हुआ। सहारनपुर मंडल में, मेरठ मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में, ये कुछ ऐसे मंडल हैं जिन मंडलों में तो मुस्लिम समाज की आबादी काफी ज्यादा है। मुस्लिम समाज की आबादी काफी ज्यादा है। मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज। जिन नियमों के तहत मायावती और योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई है वो नियम हम आपको बताते हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव आचार संहिता के नियम जिस तरह से हैं उसके मुताबिक वोट लेने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक आधार पर कोई अपील नहीं होनी चाहिए। सभी दल और उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण में आने वाली सभी तरह की हरकतों से बचें। वोटर को धमकाने जैसी हरकतों से बचें जो कि चुनाव के कानून के मुताबिक अपराध है। लेकिन नेता अक्सर चुनावी राजनीति में ये नियम कायदे भूल जाते हैं और एक दूसरे की काट के लिए ऐसी बातें करने लगते हैं जिससे उनकी चुनावी रणनीति कामयाब हो सके। लेकिन सवाल चुनाव आयोग पर था कि क्यों वो आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं के सामने बेबस दिखाई देता है। यह भी दिलचस्प है कि आज चुनाव आयोग ने आखिरकार नेताओं पर जो सख्त कार्रवाई की है वो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से भी जुड़ी हुई है। आज उसे कोई एक्शन न लेने पर जवाब देना मुश्किल पड़ गया था। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी और मायावती के बयानों पर नोटिस दिया था जब आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें चुनाव आयोग सफाई दे रहा था कि उसके पास कार्रवाई करने के सीमित अधिकार हैं। पहले वो नोटिस भेजा जाता है, फिर एडवाइजरी जारी होती है और आखिर में शिकायत दर्ज की जाती है। इसी सुनवाई में सीएम योगी और मायावती के मामलों का जिक्र भी हुआ था, जिसमें चुनाव आयोग से कोर्ट ने सीधे पूछा कि आखिर इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। इस पर चुनाव आयोग के वकीलों ने कहा कि इनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधि को मंगलवार के लिए समन किया है, लेकिन उस समन के लिए जवाब देने से पहले ही एक्शन की बात सामने आ गई। खैर, सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही सही, लेकिन आखिरकार चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। ये बात अलग है कि नेता अब भी अपना बचाव कर रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी का बचाव करते हुए असली दोषी मायावती को बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 72 घंटे और मायावती को 48 घंटे तक चुनाव प्रचार से रोक दिया है। चुनाव प्रचार में हम हैं और हमारे साथ केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री केशव जी, ये बताइए कि ये फैसला कैसा लगा आपको? देखिए, चुनाव आयोग का अधिकार है, वो अपने अधिकार का उपयोग करे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मायावती जी के द्वारा जो धार्मिक भावनाओं को भड़का करके वोट लेने की कोशिश की गई थी, वो उसका जवाब दिया गया था। और मुझे लगता है कि जो आयोग के माध्यम से निर्णय लिया गया है उस पर पार्टी अपना पक्ष रखेगी। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनकी अलग अलग स्थानों पर बहुत डिमांड है और जो आयोग का फैसला उस पर पार्टी में तो नुकसान नहीं होगा? 3 दिनों तक उनको चुनाव प्रचार से रोका जाएगा। नुकसान होगा उसकी भरपाई करें। तो एक पक्ष की जो सफाई है वो आपने सुनी, लेकिन दूसरी तरफ मायावती भी खुद को बेकसूर बता रही हैं, जबकि चुनाव आयोग के ऑर्डर में साफ लिखा है कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और उनके जैसे बड़े नेता को ध्रुवीकरण की ऐसी कोशिशों से बचना चाहिए। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा वो आपको दिखाते हैं।
बगैर किसी सुनवाई के असंवैधानिक तरीके से तथा क्रूरतापूर्वक वंचित कर दिया गया है। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिवस के रूप में ही जाना जाएगा। जल्दबाजी में लिए गए इस निर्णय को, जो कि स्पष्ट तौर पर किसी दबाव में आकर लिया गया ही प्रतीत होता है, इसको इस देश का गरीब, खासकर इस देश का गरीब, मजलूम, असहाय, शोषित एवं वंचित समाज कभी भी भुला नहीं पाएगा। योगी और मायावती के चुनाव प्रचार पर फिलहाल बैन, लेकिन यूपी में चुनाव पर क्या असर डालेगा, विश्लेषण इसका भी जरूरी है। खास तौर पर यह मायावती के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 18 अप्रैल को ही दूसरे राउंड की 8 सीटों में से 5 सीटों पर गठबंधन की तरफ से बीएसपी कैंडिडेट्स हैं और इनमें नगीना, अमरोहा, अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सीकरी में बीएसपी के कैंडिडेट्स हैं। मथुरा में आरएलडी और बुलंदशहर, हाथरस की सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन सीटों पर चुनाव प्रचार कल यानी 17 अप्रैल की शाम को खत्म हो जाएगा। मायावती पर चुनाव प्रचार का बैन 18 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक है, लेकिन अब देखना होगा कि यहां से आगे किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन आज के ही दिन में एक और बड़ी खबर यह थी कि आजम खान ने जिस तरह से जया प्रदा को लेकर जो बयान दिया है, चलिए इसको लेकर हमारे पास बड़ी खबर आ गई है कि आजम खान पर भी 72 घंटे का बैन लगेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि जया प्रदा को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी और इसको लेकर उन पर अब बैन है 72 घंटे का। और ये तस्वीर पहले से ही उभरनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद मायावती पर बैन की खबरें आई थी, तो तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि जो स्टेटमेंट आजम खान ने दिया है जया प्रदा के खिलाफ, उसे लेकर जरूर कोई कार्रवाई आगे हो सकती है। और ये देखिए खबर आगे और बढ़ती हुई, मेनका गांधी पर भी 48 घंटे का बैन चुनाव आयोग ने लगाया है, क्योंकि मेनका गांधी की तरफ से भी जो बयान दिया गया था अपनी चुनावी सभा के दौरान, उसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। यानी ये सभी नेता जो विवादित टिप्पणियों की वजह से सुर्खियों में थे, चुनाव आयोग ने इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने आज मायावती और योगी आदित्यनाथ पर एक्शन लिया, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले खबर यह भी आई कि मेनका गांधी और आजम खान पर एक्शन लिया गया है। मेनका गांधी ने तो करीब करीब वैसी ही ध्रुवीकरण वाली बात की थी जो मायावती और योगी आदित्यनाथ ने की, लेकिन आजम खान का मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने रामपुर में अपनी विरोधी उम्मीदवार जया प्रदा के बारे में ऐसी बातें कही जिसे कोई गली मोहल्ले वाला नेता भी शायद किसी महिला के लिए नहीं कह सकता। लेकिन इसको लेकर आजम खान का अपना एक इतिहास भी रहा है। ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि आजम खान पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के लिए आजम खान इस दौरान आदरणीय हो गए। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। एक महिला के लिए ऐसी गंदी जुबान, फिर भी कोई शर्म नहीं। आजम खान फंस गए तो समझाने लगे कि उन्होंने ये जया प्रदा के लिए नहीं, किसी और के लिए यानी अमर सिंह के लिए कहा था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नैकर था उसके जिस्म पर। लेकिन ये कौन नहीं समझता कि आजम खान जया प्रदा के लिए ही ऐसी बात कह रहे थे। उनका तो बदनाम इतिहास भी रहा है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से डांसर्स हैं, क्यों बुरा कहते हैं? वो भी एक पेशा है, वो भी एक काम है और लोगों का मनोरंजन करते हैं ये लोग। इनके दिल में कितने ही गम हो लेकिन दूसरों को हंसाते हैं। अब ऐसी बातें करने वाले आजम खान का कोई बचाव करे और ये मान ले कि रामपुर में रविवार को जो कहा वो जया प्रदा के बारे में नहीं था, तो इस बात पर कौन यकीन करेगा सिवाय उनके नेता अखिलेश यादव के, जिनके लिए अब भी आजम खान आदरणीय है। टीवी वाले आपका साथ नहीं देते, अभी साथ से याद कीजिए मंच पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरएसएस के कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था हम समाजवादी लोग हैं,
कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हम समाजवादी लोग। अब ये शायद अखिलेश यादव की मजबूरी होगी कि उन्हें आजम खान का बचाव करना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव के बीच क्या एक्शन लें। वो तो खुद रामपुर के उस मंच पर थे जिस मंच पर आजम खान जया प्रदा के लिए सड़क छाप बातें कर रहे थे। अखिलेश मुलायम सिंह जी से ज्यादा उनके सत्ता का बहुत शौक है, इसीलिए समय आने पर इंतजार नहीं किया, समय से पहले ही अपने पिता को कुर्सी से हटाया, वो खुद बैठ गया। आजम खान एक उनका वीकनेस है। आजम खान वोट के लिए, मुसलमानों के वोट को रिझाने के लिए वो आजम खान को एंटरटेन करता है। अखिलेश आजम को कुछ नहीं कह सकता है, कुछ एक्शन नहीं ले सकता है। मुलायम सिंह जी के समय पर ये जो गेस्ट हाउस कांड हुआ तो उससे वो पीड़ा से गुजरी है, वो मायावती इस जन्म में वो कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन मजबूरी ये है कि मायावती जी और अखिलेश के गठबंधन ये मजबूरी के साथ कर रही है मोदी जी को रोकने के लिए। उनके शुरुआत से ये कहना है कि मैं नाचने वाली हूँ, पजेब हूँ, इस तरह का जो टिप्पणी करते हैं। राजनीतिक विरोधी इसी बात को उठा रहे हैं कि आखिर आजम खान की बातों को लेकर जब हर जगह गुस्सा है तो फिर गठबंधन की तरफ से बचाव या चुप्पी क्यों है। चुनाव के बीच ये विरोधियों को घेरने का मौका भी है। देश की करोड़ों करोड़ों महिलाओं पर टिप्पणी, और मैं पूछना चाहता हूँ सपा पार्टी से, बहन मायावती से और राहुल गांधी जी से, राहुल बाबा आप बताओ आजम खान की टिप्पणी के साथ आप सहमत हो या नहीं। आजम खान की टिप्पणी देश की महिला शक्ति का अपमान है, मातृशक्ति का अपमान है। सार्वजनिक जीवन में माताओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। चुनाव जीतने के लिए इतनी नीची और ऊंची भाषा का शब्द का प्रयोग कभी नहीं करते। बात सिर्फ राजनीतिक हमलों की नहीं है, बात राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। जैसी भाषा इस्तेमाल की गई उसकी चुनावी राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति करते हैं आजम खान, और ये पहली बार नहीं है जो इन्होंने महिलाओं के अगेंस्ट ऐसी लैंग्वेज यूज करी। पास्ट में भी ऐसा कई कुछ कह चुके हैं वो महिलाओं के अगेंस्ट, ना केवल महिला पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, एक रेप विक्टिम के अगेंस्ट भी वो ऐसी लैंग्वेज बोल चुके हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि पॉलिटिशियंस जो लीडर कहलाते हैं, जो लीड करते हैं ऐसी जनता को और जिनको सुनते हैं लोग और उसके बाद ट्वीट भी करते हैं उन्हीं के स्टेटमेंट, वो किस तरह की चीज़ सिखा रहे हैं लोगों को। इसीलिए महिला आयोग ने उनके अगेंस्ट एक नोटिस जारी किया है और एक चिट्ठी हम इलेक्शन कमीशन को भी लिख रहे हैं कि उनको डिबार किया जाए। चुनाव आयोग ने आजम खान के बयान पर रिपोर्ट मांगी है। अखिलेश यादव के परिवार के लोग भी मान रहे हैं कि आजम खान पर कोई न कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से होनी चाहिए। अखिलेश जी बहुत एक समझदार व्यक्ति हैं, विवेकशील व्यक्ति हैं, महिलाओं के लिए अनन्य काम करे हैं उन्होंने, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे भी वो गंभीरता पूर्वक सोचेंगे, ज़रूर इस पर कुछ बात हो। मुझे लगता है कि अब वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये एक निवेदन है एक महिला की तरफ से, एक महिला के लिए, मुझे लगता है वो जरूर करेंगे। उधर आजम खान के कट्टर विरोधी अमर सिंह को भी मौका मिला। उन्होंने कहा कि ऐसी निम्न स्तर की बातें करने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए। ये हिम्मत कहाँ से हो रही है? आज इस तरह का बयान सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति उस प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो पाकिस्तान भी जिससे डरता है, इमरान भी जिससे डरता है, उसको आतंकवादी कहता है, फिर वो जेल में नहीं है। एक अतना सा लड़का कन्हैया कुमार एक बयान के लिए जेल जाता है। इतने ढेर सारे बयानों के बावजूद केस भले दर्ज हो जाए, लेकिन जिस आदमी को जेल के सीटों के भीतर होना चाहिए, वो चुनाव लड़ रहा है और महिलाओं के अंगवस्त्रों के बारे में बात कर रहा है, जैसे उसके घर में बहन बेटी बहू है नहीं। लेकिन विरोधी कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, आजम खान अपने रामपुर के नवाबी रंग में ही है। मध्य प्रदेश के विदिशा में वो पूर्व सांसद मुनव्वर सलीम के अंतिम संस्कार के लिए गए थे। पत्रकारों ने उनसे जया प्रदा पर सवाल पूछ लिए तो पत्रकारों को ही उटपटांग बोलने लगे। आपके वालिद मर गए हैं, उसमें आया हूँ सर, लेकिन आपने जिस तरह का अब इस तरह की बातों से ये साफ दिखता है कि आजम खान अपनी ही दुनिया में है।
और खुद को मुगले आजम से कम नहीं समझते और किसी को भी कुछ भी कह देंगे। आज तक ब्यूरो। अब आप ये समझिए, एक तो महिला के लिए आपत्तिजनक बातें कहना और फिर उनको लेकर जब सवाल पूछा जाए, प्रतिक्रिया में आजम खान ने जो कहा, ये उनकी सोच दिखाता है कि उन्हें ना तो किसी बात से कोई फर्क पड़ता है, ना अफसोस है, ना खेद है। खबरदार में अब उस खबर का विश्लेषण जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को फंसा गई है। राहुल गांधी को रफाल मामले पर आए कोर्ट के एक आदेश के बहाने चौकीदार चोर है कहने पर नोटिस मिल गया है। गौरतलब है कि पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने रफाल डील की मेरिट पर कोई सुनवाई तक अभी नहीं की, सिर्फ लीक दस्तावेजों को सबूत माना है। लेकिन राहुल इसे अपने आरोपों पर कोर्ट की मोहर समझ बैठे। लेकिन अब इसे लेकर कोर्ट की अवमानना याचिका पर उन्हें 22 अप्रैल तक जवाब देना होगा। पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन आएंगे, याद है? मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। बुरे दिन आ गए ना। अब नया नारा सुनो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। रैलियों में चौकीदार चोर है कहने वाले राहुल गांधी पर जनता की अदालत में फैसला तो 23 मई को आएगा। लेकिन उससे पहले ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहुल गांधी से जवाब मांग लिया है। जवाब इसलिए मांगा है क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी जुबान को कुछ यूं पेश कर दिया मानो अदालत भी कह रही हो कि चौकीदार चोर है। राहुल ने यह मौका तलाशा था अदालत के एक आदेश पर। वो दिन था 10 अप्रैल का। अदालत ने राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका में केंद्र की आपत्ति खारिज करते हुए लीक हुए दस्तावेजों को अदालती कार्यवाही में शामिल करने पर रजामंदी भर जताई थी। लेकिन राहुल ने इस पर उत्साह में क्या कह दिया था, जरा सुन लीजिए। अब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया था और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहली बार उन्होंने पत्रकार से मतलब वो उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो किया और पत्रकार से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सफाई दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, वगैरह वगैरह ने मुझे क्लीन चिट दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल के इस बयान के खिलाफ बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की याचिका लेकर अदालत की चौखट तक पहुंच गई। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी से कहा, आप सही कह रहे हैं, याचिका जिस बारे में है हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हम जवाब मांगेंगे। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती है कांग्रेस की, वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाना चाहते हैं। आज उसका पर्दाफाश हो गया कि ये नहीं चलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ये ओछी अपरिपक्व राजनीति है। आज राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। राहुल गांधी ने आजादी के बाद राजनीति की सबसे ज्यादा गिरावट लाकर दिखाई है अपने इस तरह के झूठ बयानों से। अदालत ने राहुल गांधी को जवाब देने के लिए 22 अप्रैल तक का वक्त दिया है और उसके अगले दिन 23 अप्रैल को अवमानना मामले पर सुनवाई होगी। अदालत ने राहुल से जवाब मांगने वाले अपने आदेश में यह भी साफ कहा है कि कोई मत, टिप्पणी या जांच परिणाम को मीडिया से बातचीत या फिर जनसभाओं में कोर्ट के नाम पर नहीं कहा जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा विचार, टिप्पणी या जांच परिणाम कोर्ट ने रिकॉर्ड न की हो। कोर्ट के इस रुख से गदगद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी की राजनीतिक काबिलियत पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस हम कोई कागज देख सकते हैं तो कागज देख सकते हैं, सिर्फ इतनी ही बात हुई, उसके आगे की कोई बात नहीं हुई। और उस बात को लोगों को गुमराह करने के लिए जनता के मन में कोर्ट के प्रति भी निरादर का भाव पैदा होता है। जब कोर्ट के जो कोर्ट में ऑर्डर नहीं किया गया उसको कोर्ट का ऑर्डर दिखाकर प्रस्तुत किया जाता है। इन्होंने अपनी शब्दावली से कोर्ट के ऑर्डर को रिप्लेस किया और यही कारण है कि आज कोर्ट ने स्पष्ट भी किया और उसके साथ कोर्ट ने सोमवार तक उसकी स्पष्टीकरण मांगा कि उन्होंने ये भाषा का इस्तेमाल कैसे क्यों किया कोर्ट के लिए, और मंगलवार के लिए दोबारा सुनवाई का दिन रखा गया है।
राहुल गांधी ने पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से राफेल डील को अपना सियासी मुद्दा बना रखा है। ऐसे में राफेल डील पर हो रही अदालती सुनवाई राहुल के लिए मौका लेकर आई थी, लेकिन जब बीजेपी ने राहुल के बयान के सहारे ही राहुल को घेरा है, तो कांग्रेस सिर्फ इतना कह पा रही है कि अदालत के नोटिस का जवाब दे दिया जाएगा। हमने पहले ही कहा था कि उच्चतम न्यायालय के वक्तव्यों को विकृत करने का आरोप तो लगाते हैं हमारे ऊपर, लेकिन दिन प्रतिदिन विकृत बीजेपी करती है। आज ही एक नोटिस हुआ है, सिर्फ उच्चतम न्यायालय ने कुछ भी नहीं कहा है राहुल गांधी के विषय में, सिवाय पहले पैराग्राफ में कहा है कि हमारा मतलब अर्थात अभिप्राय उस पुराने ऑर्डर में ये था और हम कारण बताओ नोटिस देते हैं। तो कारण बताओ नोटिस आप आश्वस्त रहें कि व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से हम देंगे और हम ये बताएंगे उच्चतम न्यायालय को कि किस प्रकार से इस वक्तव्य को बीजेपी ने विकृत किया है। राहुल गांधी भी राफेल को लेकर अदालती अवमानना की तलवार लटकने के बावजूद राफेल को छोड़ नहीं रहे। राहुल सोमवार को फतेहपुर सीकरी में थे, वहीं से उन्होंने मोदी को फिर कैसे राफेल पर घेरा, जरा सुन लीजिए। रेडियो चालू करो, नरेंद्र मोदी, सड़क पे चलो, नरेंद्र मोदी। इतनी पब्लिसिटी का पैसा कहां से आता है? भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा चोरी करके, लाखों करोड़ रुपए चोरी करके इन चोरों को दिया है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, अनिल अंबानी, लाखों करोड़ रुपए आपका पैसा छीनकर इनको दिया गया है। दिल्ली से अनीशा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी भले ही रफाल पर राजनीतिक हमले जारी रखें, लेकिन शायद उन्हें अब समझ आ जाएगा कि कोर्ट या संसद की कार्रवाई पर गैर जिम्मेदार बयान भारी पड़ सकता है। आपको याद होगा, राहुल गांधी इसी साल रफेल के नाम पर एक ऑडियो टेप संसद में चलाना चाहते थे। यह ऑडियो टेप कथित तौर पर गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे का था, लेकिन जब लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टेप की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी उनसे लेने को कहा, तो वो पीछे हट गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी ने आज अपनी एक लिस्ट और जारी की। वैसे तो 7 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं, लेकिन 3 सीटों की बात बेहद जरूरी हो जाती है। गोरखपुर में कलाकार से नेता बनने चले रवि किशन को पार्टी ने मैदान में उतारा, जबकि प्रवीण निषाद, जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उन्हें संत कबीर नगर का टिकट दिया गया है। प्रवीण निषाद ने 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से जीत दर्ज की थी। उधर संत कबीर नगर के मौजूदा बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट कट गया है। आपको याद होगा कि शरद त्रिपाठी पिछले दिनों अपनी ही पार्टी के एक विधायक पर जूता मारकर सुर्खियों में आए थे। पाकिस्तान एक नाकाम देश है, वो सिर्फ आतंकी एक्सपोर्ट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की हालत आज क्या हो गई है, इसे न चाहते हुए भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी बोल गए। जरा सुनिए उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हालत को लेकर क्या बयान दिया। 8 माह से आपके पास मरीज होश में क्यों नहीं आ रहा? होश में मरीज नहीं आ रहा क्योंकि उसके सुने ना, उसके किडनीज भी बेकार हो गए, उसका दिल भी कमजोर कर लिया, उसका जिगर भी हिलता जुलता कमजोर सा है, दिमाग में वो कैफियत है जो स्टंटिंग लेकर आए हुए इतने अरसे से, तो माशी एक स्टंटिंग की कैफियत है। तो मरीज के साथ तो बहुत सारी बीमारियां हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आगे देखिए चित्रा त्रिपाठी के साथ दस्तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।